आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में परसेंट एल्यूमिनियम दिया गया है 52.9। परसेंट एल है 52.9। दूसरा है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंट कार्बन है इसमें 27.27 परसेंट कार्बन। Assuming that law of reciprocal proportion is true, calculate the percentage of aluminium in aluminium carbide। एल्यूमिनियम कार्बाइड में आपको बताना है परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम। परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम आपको बताना है। Assuming that law is followed। कौन सा लॉ? Assuming that law of reciprocal proportion is true। law of reciprocal proportion is true। अगर ये ट्रू मान लें तो परसेंट एल्यूमिनियम क्या होगा एल्यूमिनियम कार्बाइड में। अब इसमें उल्टा है। पिछले केस में जो था मैंने आपको अमाउंट दे दी थी, लॉ प्रूव करना था। इसमें मान लिया कि लॉ फॉलो हो रहा है, अब परसेंट एल्यूमिनियम प्रेडिक्ट करो। तो हमारे लिए जो अननोन है वो एल्यूमिनियम कार्बाइड है। तो क्या करना है मैं आपको हिंट दे देता हूं। सबसे पहला स्टेप है 3 एलिमेंट पता करो। फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम। कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है बताओ, प्रॉब्लम पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक एल्यूमिनियम है, एक कार्बन है और तीसरा ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट ये है। ठीक है, अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सेकंड स्टेप में ये है टेक 1 एलिमेंट। कैसा? फिक्स्ड। उसको फिक्स करो विद अमाउंट। कोई भी एक एलिमेंट आप एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप ले सकते हैं। कोई भी एक एलिमेंट, एल्यूमिनियम कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे अननोन एल्यूमिनियम कार्बाइड है हमारे लिए, तो हम ऐसा करें तो इजी होगा, दिक्कत कम होगी, कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे। ये अननोन है तो ऐसा करते हैं, या तो एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन कार्बन में से किसी को फिक्स कर लो, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो एल्यूमिनियम कार्बाइड है इनको आप इस तरह से रखो, फिक्स करो ऑक्सीजन को, इजी हो जाएगा। फिक्स करो ऑक्सीजन को, और जो अननोन है एल्यूमिनियम कार्बाइड उनकी अमाउंट निकालो तो इजी रहेगा, कैलकुलेशंस कंट्रोल हो जाएंगे। और ऑक्सीजन की अमाउंट फिक्स कर दो 1 ग्राम। तो हमने फिक्स्ड एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन। अब आप जल्दी जल्दी करो, पता करो कि ऑक्सीजन की 1 ग्राम अमाउंट से कितना एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन की 1 ग्राम अमाउंट से कितना कार्बन रिएक्ट कर रहा है, इन परसेंट का यूज करके। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं परसेंट वो कितना है इसमें बताओ, ये 52.9 है तो परसेंट वो कितना हो जाएगा 47.1।
तो आप ये कहेंगे कि 47.1 ग्राम ओ इज कंबाइनिंग विद 52.9 ग्राम एल। तो 1 ग्राम वो कितने से कंबाइन कर रहा है बताओ? तो 1 ग्राम कंबाइन करेगा 52.9 डिवाइडेड बाई 47.1। ये सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ब्रिजपाल ने कर दिया। ये आ रहा है 1.12, बिल्कुल ठीक है। तो 1.12 ग्राम एल्यूमिनियम 1 ग्राम ओ से कंबाइन कर रहा है। पता करो 1 ग्राम ओ से कार्बन कितना कंबाइन कर रहा है, CO2 यूज करके करो। पॉइंट 37 ग्राम, बहुत बढ़िया। 0.37 ग्राम। समझ में आ गया? अब हमें ये पता करना है कि एल्यूमिनियम और कार्बन जो कंबाइन कर रहे हैं डायरेक्ट, वो अमाउंट क्या है। एल्यूमिनियम और कार्बन जो डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं वो अमाउंट क्या है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम और कार्बन के कंबाइन करने की अमाउंट का जो रेशियो होगा, एल्यूमिनियम और कार्बन की अमाउंट का जो रेशियो आएगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में, वो इसके रेशियो के या तो बराबर होगा 1.12 बाई 0.37, या तो इसके बराबर होगा या इसके मल्टीपल में होगा। यही चांस है, मिनिमम तो यही बन सकता है। यही तो स्टेटमेंट है इस लॉ का। तो इनकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो इन अमाउंट के या तो इक्वल होगा या मल्टीपल में होगा। इसको सॉल्व करें, क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। चलो, तो ये 3 आ गया, इसका मतलब परसेंट एल्यूमिनियम कितना हो गया एल्यूमिनियम कार्बाइड में, तो होगा Al प्लस C इंटू 100, यही होगा ना। ठीक है, तो कार्बन से डिवाइड कर लो, तो Al अपॉन ऊपर नीचे Al अपॉन सी डिवाइडेड बाई Al अपॉन सी प्लस 1 इंटू 100, कार्बन के अमाउंट से डिवाइड कर लिया। Al अपॉन सी आपको 3 मालूम है, 3/3 प्लस 1 इंटू 100 कितना आ गया 75%। तो परसेंट एल्यूमिनियम आ गया 75%, नियरली 75% आ जाएगा। ये थोड़ा 3 से डिफरेंट आएगा, एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 75% आ गया अप्रोक्सीमेटली। अब बताओ मुझे, अगर मैं इसको डबल करूं तो क्या ये डाटा फिट होंगे? अगर मैं इसको रेशियो को इसका डबल कर दूं तो ये तो 75 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 150%। क्या परसेंट 100 से ऊपर हो सकता है? तो ऐसे केस में हमेशा मिनिमम डाटा लेके हम आगे प्रोसीड करते हैं, आएगा भी उसी के अकॉर्डिंग फिट होता है। तो अब क्लियर है आप सबको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन?
चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लॉ लिखो। GAY, गैल्यूसॉक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम। गैल्यूसॉक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है? इफ all gases are at same P and T, अगर गैस का प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो, सारी गैसेस का, तो आप क्या कर सकते हैं, वो ये है, वॉल्यूम कुड बी टेकन एज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। वॉल्यूम मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, ये है गैल्यूसॉक लॉ, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम पी एंड टी। जैसे देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि किसी बैलेंस्ड रिएक्शन में ये कोई हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है, ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, और ये बैलेंस रिएक्शन के कॉफिशिएंट है N1 N2 N3 N4। आपको मैंने बताया था कि ये कॉफिशिएंट क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, ये कॉफिशिएंट क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? मोल रेशियो। जिनको नहीं मालूम वो लिख लें, ये कॉफिशिएंट आपको मोल रेशियो की इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब ये है, हम ऐसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड इक्वल टू कॉफिशिएंट N1 बाई N2। ये इन कॉफिशिएंट की मीनिंग है। ए और बी किस रेशियो में कंज्यूम होंगे, आप ये लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ए और बी में रिलेशन लिखें, आप बी और सी में लिख सकते हैं, बी और डी में लिख सकते हैं, मतलब एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, या दो प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस्ड, ये रेशियो किसके बराबर होगा? ये होगा N2 बाई N4 के, इन कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर। तो ये बैलेंस रिएक्शन के कॉफिशिएंट आपको मोल रेशियो देते हैं। बैलेंस रिएक्शन के कॉफिशिएंट मोल रेशियो देते हैं, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं इस पे गैल्यूसॉक्स लॉ। एज्यूम करो कि ये सारी गैसेस ए बी सी डी, ब्रैकेट में जो मैंने जी लिखा है ना, ये गैस के लिए है। एज्यूम करो कि सारी गैसेस के P और T सेम है। इफ ऑल गैसेस आर सेम P एंड T, तो गैल्यूसॉक लॉ ये कहता है कि जो रेशियो मोल्स का है वही रेशियो वॉल्यूम का होगा। तो यहां पे मोल्स की जगह आप वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये है गैल्यूसॉक लॉ, वॉल्यूम ऑफ ए कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ बी कंज्यूम्ड इक्वल टू हो जाएगा N1/N2। मोल्स की जगह आप वॉल्यूम लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि सारी गैसेस सेम पी और टी पे हों। ये लिखा होगा प्रॉब्लम में। इसी तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप मोल्स की जगह वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बी कंज्यूम्ड बाय वॉल्यूम ऑफ डी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू N2/N4। तो जो मोल रेशियो है वही रेशियो वॉल्यूम का होगा। लिख लिया आप सबने? अब देखो एक एग्जांपल से इसको आगे करते हैं। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल देखो आप, बिल्कुल आसान। जैसे ये तीन गैसेस हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं अमोनिया। ये आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। अब इसके जो कॉफिशिएंट हैं उन पे ध्यान देना। मान लेते हैं कि ये तीनों गैसेस सेम पी और टी पे हैं। ये प्रॉब्लम में लिखा है कि ऑल आर एट सेम पी एंड टी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 10 लीटर N2 है कंज्यूम करने के लिए, अगर 10 लीटर N2 कंज्यूम हो रही है तो H2 30 लीटर कंज्यूम होगी। वी कैन से दिस। कैसे कह दिया ये? गैलू-सॉक लॉ से। जो मोल रेशियो है बैलेंस रिएक्शन में, वही किसका रेशियो होना चाहिए? वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो गैलू-सॉक लॉ से आप बोल सकते हैं कि 10 लीटर N2 इफ कंज्यूमिंग, तो हाइड्रोजन 30 लीटर कंज्यूम होगी और अमोनिया प्रोड्यूस होगी 20 लीटर। अगर नाइट्रोजन 5 लीटर कंज्यूम हो रही है तो ये इसका 3 टाइम्स मतलब 15 लीटर कंज्यूम होगी H2। और अमोनिया कितनी बनेगी? अमोनिया बनेगी 10 लीटर। यही है गैलू-सॉक लॉ। और सिंपल लिखें तो मान लीजिए N2 अगर 1 ml कंज्यूम हो रहा है, N2 अगर 1 ml कंज्यूम हो रहा है तो ये हाइड्रोजन 3 ml कंज्यूम होगा और अमोनिया बनेगी 2 ml। तो जिस रेशियो में मोल्स हैं उसी रेशियो में वॉल्यूम होते हैं गैसेस के, इफ दे आर एट सेम पी एंड टी। तो अगर स्टेटमेंट लिखना है गैलू-सॉक लॉ का तो क्या स्टेटमेंट बनेगा? इतना हमने अभी डिस्कस किया, इसको लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, according to this law, according to this law, the ratio of moles of gaseous components or gases in a balanced reaction is equal to
is equal to the ratio of their volumes if all measurements were made at same P and T. सारी गैसेस के P और T इक्वल होंगे तब ऐसा होगा। तो जो वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कहते हैं यूडियोमेट्री। एक टर्म यूज होता है EUDIO। यूडियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। यूडियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो गैसेस के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज होता है। यूडियोमीटर मेजर्स वॉल्यूम ऑफ गैस at fixed P and T। तो यूडियोमीटर की हेल्प से हम गैसेस के वॉल्यूम निकाल लेते हैं और वॉल्यूम पे बेस्ड प्रॉब्लम, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, उस टेक्निक का नाम है यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री एक टेक्निक का नाम है और यूडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है। डिक्शनरी मीनिंग तो यूडियोमेट्री की ये है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मीट्रॉन आप जानते हैं, मेजरमेंट। यूडियो मीन्स वॉल्यूम, तो किसका मेजरमेंट? वॉल्यूम का। तो यूडियोमीटर एक ट्यूब है जिसकी हेल्प से हम गैसेस का वॉल्यूम बता सकते हैं एट फिक्स्ड P एंड T। कैसे ये काम करते हैं, यूडियोमीटर काम कैसे करता है, ये आपको आगे गैस स्टेट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी पूरा चैप्टर आएगा आगे गैस स्टेट। तो अभी हम यूडियोमीटर की थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, मैं तो जस्ट आपको नाम बता दिया कि एक इंस्ट्रूमेंट है वॉल्यूम जिससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे सेट होते हैं, एक दो एग्जांपल देता हूं लॉ के, फिर नेक्स्ट लॉ करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है मेनली जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट हो तो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन मैंने लिख दिया। ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन मैंने लिख दिया बैलेंस रिएक्शन ए और बी के टर्म में। ये आपको याद होना चाहिए, बैलेंसिंग करने में हम टाइम खराब नहीं करेंगे। CaHBOC, मान लो ऑक्सीजन भी है तो फिर बैलेंस रिएक्शन ये होगी। यहां पे -CY2 करना पड़ेगा। तो ये दो कंबशन रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आप बताओ ब्यूटेन का कंबशन लिखो, C4H10।
ब्यूटेन का कंबशन लिखो। तो क्या करना है आपको, A इक्वल टू 4 ले लेना है, B इक्वल टू 10 ले लेना है। इसमें A और B की वैल्यू रख दो। तो क्या आया, A की जगह तो आपने रखा 4, B की जगह रखा आपने 10, तो ये आ गया 13/2। हो जाएगा 4CO2 5H2। और सिंप्लीफाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी रिएक्शन में, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2C4H10, ये आएगा 13O2, 8CO2 एंड 10H2। ये बैलेंस रिएक्शन होगी। तो किसी के लिए भी बैलेंस लिख सकते हैं, आपको ए और बी बदलना है। अब प्रॉब्लम ये पूछी जाएगी कि मान लीजिए आपके पास 10 लीटर ब्यूटेन है, ब्यूटेन यही है मेनली एलपीजी, 10 लीटर एलपीजी है आपके पास। इसको बर्न करने के लिए बताइए कितना वॉल्यूम O2 का लगेगा, कितनी CO2 लिबरेट होगी एट सेम P एंड T। जल्दी करो, देर मतलब। तो जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो वॉल्यूम का होगा इफ गैसेस आर एट सेम P एंड T। जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो वॉल्यूम का होगा। तो मान लेते हैं कि इसके x लीटर कंज्यूम हुए, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रेशियो ऑफ वॉल्यूम 10/x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/13। सॉल्व करके x निकाल लो, सॉल्व करके x निकालो, 65 लीटर आ गया। ऐसे CO2 निकालो, ये 40 लीटर आएगी। क्लियर है सबको, यस और नो? चलो एक और प्रॉब्लम लिख लो, बिल्कुल आसान केस में दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास है प्रोपेनॉल C3H7OH होता है, तो H8O हो जाएगा, प्रोपेनॉल इसका नाम है। प्रोपेनॉल के 10 लीटर बर्न करने हैं, बताइए CO2 कितनी लिबरेट होगी in order to burn 10 liter propanol, we want to burn it, कितनी CO2 लिबरेट होगी assuming P and T are same।
तो 30 लीटर करेक्ट आंसर है। मैं करूं पूरा या सबको समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है सबको 30 लीटर कैसे आया होगा? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट लॉ लिखो आप। नेक्स्ट लॉ, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ क्या है? इसी का एक्सटेंशन है थोड़ा सा। वो कहते हैं कि अगर गैस के पी और टी सेम है, पी और टी गैस के सेम है, ये भी गैसेस के लिए है। अगर पी और टी सेम है तो गैसेस के इक्वल वॉल्यूम में, गैसेस के इक्वल वॉल्यूम में, मान लो आपके पास है 10 लीटर हीलियम, आपके पास है से 10 लीटर मीथेन, आपके पास है 10 लीटर हाइड्रोजन। तो लॉ ये कहता है कि अगर ये तीनों गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हैं तो इनके इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मींस नंबर ऑफ helium atom will be equal to number of CH4 molecules will be equal to number of hydrogen molecule। ये है एवोगैड्रो लॉ। नंबर ऑफ He atoms will be equal to number of CH4 molecules will be equal to number of H2 molecules। Provided P and T are same and volume of gases are also same। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, लिखें आप। इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, volumes of all gases contain same number of particles at same P and T। at same P and T। तो सिंपल स्टेटमेंट है, देख लें। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यहां पे 3 गैसेस हैं, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट सेम पी एंड टी। तो ये तो यहां लॉ लिख दिया गया है, अभी इसका कोई यूज नहीं है, वो गैस स्टेट में हम पढ़ेंगे। तो ये है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिंपल से हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखो, वापस आते हैं हम स्टोइचियोमेट्री पे।
जो मैंने बिगिनिंग में छोड़ दी थी। अब तक जो कुछ भी आपने टर्म पढ़े हैं उन सबका हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल आसान है, मैं रिपीट कर दूं। स्टोइशियोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही है जो अभी अभी आपने डिस्कस किया है कि कोफिशिएंट n1 n2 n3 n4 ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन के हैं। इनसे हमें क्या पता लगता है? मोल रेशियो। ये आपको ए बी का मोल रेशियो देंगे n1 n2, n3 n4 C4 का मोल रेशियो देंगे। रिमेंबर नॉट मोल्स। एक तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता रहनी चाहिए कि मोल्स निकालते कैसे। अब तक जो आपने लिखा मैं उन फॉर्मूला को इकट्ठा कर रहा हूं। मोल्स निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला आपने ही लिखा, मोल्स इक्वल टू अमाउंट या एक्सपेरिमेंटल मास, कोई भी लिख दें, एक्सपेरिमेंटल मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या इन जनरल मोलर मास। अब ये मोलर मास मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, पार्टिकल का भी हो सकता है, सिंगल पार्टिकल का, एटम का भी हो सकता है। दूसरा तरीका मोल्स निकालने का आपने लिखा ऑलरेडी, मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को कौन सी यूनिट में लेना है? लीटर में। नेक्स्ट फॉर्मूला मोल्स का आपने लिखा नंबर के टर्म्स में, मोल्स इक्वल टू नंबर के टर्म्स में क्या लिखा आपने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में किससे डिवाइड कर दो बताओ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में किससे डिवाइड करें कि मोल्स मिल जाएंगे? एवोगैड्रो नंबर से। और फॉर गैसेस मोल्स का फॉर्मूला क्या दिया गया है आपको अगर एसटीपी पे गैसेस हो? एसटीपी पे अगर गैसेस हो तो जो वॉल्यूम दिया गया है आपको, एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम में आपको उसका नाम दे रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम लीटर में लेना और उसमें डिवाइड कर देना 22.4 से। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। गैसेस अगर एसटीपी पे गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके मोल्स निकाल सकते हैं। स्टोइशियोमेट्री में सारा काम मोल्स निकालने का ही है। अगर आपको मोल्स निकालने आ गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम लिखो 1 बाय 1, इसके सारे टाइप अब हम धीरे धीरे लेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम देता हूं कि मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट, इसका मोलर मास मैं दे देता हूं आपको 106, रिएक्ट करता है HCl से। आपने रिएक्शन 9th-10th में पढ़ी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास है 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर HCl m/2, ये सॉल्यूशन है HCl। बताओ कितना, कितने ग्राम Na2CO3 रिएक्ट कर रहा होगा? बताओ कितना वॉल्यूम इसका लिबरेट होगा एट एसटीपी? करो जल्दी, एक एक लाइन की प्रॉब्लम है।
आपको HCl गिवन है, HCl गिवन है, बस 2HCl, HCl के 400 ml m/2। तो बिल्कुल ठीक आंसर किया आप लोगों ने। देख लो जिनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे किया है जिन्होंने, उनके लिए क्या करना है, नोन और अननोन के बीच आपको रेशियो लिखना है बैलेंस रिएक्शन से। आपका जो स्टेप होगा पहला, वो है राइट मोल रेशियो। किस किस के बीच मोल रेशियो लिखना, नोन और अननोन के बीच मोल रेशियो। Na2CO3 हमारे लिए अननोन है, HCl हमारे लिए नोन है। तो आप ये बैलेंस रिएक्शन से लिखेंगे, फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ Na2CO3 कंज्यूम्ड divided by moles of HCl consumed इक्वल टू 1/2, कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर। ये आप बैलेंस रिएक्शन से लिख लेंगे, यूजिंग बैलेंस रिएक्शन। जो बच्चे लेट आए थे मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की। अब Na2CO3 के मोल्स कैसे निकालेंगे x ग्राम में, तो अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, वो है एक्सपेरिमेंटल मास x ग्राम जो हमें निकालना है बाय मोलर मास। ये हो गए मोल्स Na2CO3 के, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ HCl। ये कैसे निकाले मोल्स ऑफ HCl, तो ये है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी 1/2 है, वॉल्यूम लीटर में 0.4 है। लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेरिमेंटल डाटा रख दो, इक्वल टू 1/2। सॉल्व करके x निकाल लो, बिल्कुल ठीक आंसर किया, 10.6 ग्राम आएगा। और बिल्कुल यही तरीका अपनाना है CO2 का वॉल्यूम निकालने के लिए। CO2 का वॉल्यूम निकालने के लिए मान लो V लीटर है, तो आप सीधे लिखें मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू 2 CO2 का तो 1 है, 1/2। तो CO2 के मोल्स कितने होंगे वॉल्यूम V में, STP पे V/22.4। HCl के मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 1/2। सॉल्व करके वॉल्यूम निकाल लो, सॉल्व करके वॉल्यूम निकालो, 2.24 लीटर। सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखो, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इन क्वेश्चंस को करने में, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है बैलेंस रिएक्शन का याद होना। अगर बैलेंस रिएक्शन आपको याद है तो आप ये प्रॉब्लम कर पाएंगे, आप ये रेशियो लिख पाएंगे, फिर बात बनेगी आगे। बैलेंस रिएक्शन का याद होना जरूरी है, और बैलेंस रिएक्शन आपको एक दिन में याद नहीं हो सकती। ये तो आप धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, याद होती जाएंगी। एक दिन में बैलेंस सारी रिएक्शन याद नहीं कर सकते। तो अभी आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि ये रिएक्शन मुझे कितनी कैसी कितने कैसे आएंगी सारी, कितनी रिएक्शन है ऐसी जो हमें याद करनी पड़ेंगी। तो सिलेबस डिफाइन होता है, विद इन सिलेबस आप कर लेंगे, 2 साल का आपके पास टाइम है, धीरे धीरे रिएक्शंस आएंगी। अभी आपको ये इस पर चिंता नहीं करनी कि मुझे रिएक्शन याद नहीं है। अगर रिएक्शन मालूम है तो मेथड क्या है वो आपको आना चाहिए। रिएक्शन टाइमली आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, पर मेथड आपको आना चाहिए, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो दूसरा तरीका देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। प्रोडक्ट दे दें, रिएक्टेंट निकालो, रिएक्टेंट दे दें, प्रोडक्ट निकालो, एक रिएक्टेंट दे दें, दूसरा रिएक्टेंट निकालो, मास से मास कैलकुलेशन। 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं नॉर्मली, कि मास मास बेस, मास टू मास, मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू मास, और वॉल्यूम टू वॉल्यूम। मतलब एक नोन दूसरा अननोन, मास नोन मास अननोन, मास नोन वॉल्यूम अननोन, या वॉल्यूम नोन मास अननोन, ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। वॉल्यूम अगर है एसटीपी पे तो क्या करो, 22.4 से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो, और मास अगर है तो क्या करो, मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो, और इस जो रेशियो लिखोगे उसमें वैल्यू रख दो। तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है। अब थोड़ा आगे एक्सटेंड करें, थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। जैसे आपसे कहें कि आपके पास सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, इससे बन गया ट्वाइस Na2O, और Na2O को आगे रिएक्ट कराया हमने वाटर से। जो भी यहाँ Na2O बना उसको आगे वाटर से रिएक्ट करा दिया, तो बन गया NaOH, NaOH बन गया। ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि अगर मैं मान लूं कि आपके पास सोडियम की अमाउंट है, सोडियम की अमाउंट आपको मालूम है, से 50 ग्राम सोडियम है। 50 ग्राम सोडियम अगर हमने ओवरऑल यूज किया तो बताओ कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना होगा।
चलो देखो, कर लिया कुछ बच्चों ने, ध्यान दो। देखो कैसे करना है, देखो इधर इन्होंने कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो पहली बैलेंस रिएक्शन से आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ Na, मैं अकेला Na लिख रहा हूं, बाई मोल्स ऑफ Na2O। पहली बैलेंस रिएक्शन से आप लिख सकते हैं 4/2। दूसरी बैलेंस रिएक्शन से आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ Na2O बाई मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू 1/2। दूसरी रिएक्शन से ध्यान देना, Na2 और NaOH के कोफिशिएंट का रेशियो है ये, मोल रेशियो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मोल्स ऑफ Na, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो Na/Na2O इंटू Na2O बाई NaOH इक्वल टू आ जाएगा 4/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1। Na2O कैंसिल हो गया, तो मोल्स ऑफ Na कितने होंगे 50 ग्राम में, 50/23। NaOH का मास मालूम नहीं, मान लो x ग्राम है, तो हो जाएगा x/40 मोलर मास इक्वल टू 1। सॉल्व करके x निकाल लो, सॉल्व करके x निकालो, जो भी आ रहा हो सबका 87 आ रहा है, हो गया। तो आप पहली रिएक्शन में मोल रेशियो लिखो, दूसरी रिएक्शन में मोल रेशियो लिखो। ऐसा ध्यान रखना कि पहली रिएक्शन में जो आपने डिनोमिनेटर में लिखा, दूसरी रिएक्शन में वो न्यूमरेटर में हो, जिससे कि मल्टीप्लाई करें तो वो कैंसिल हो जाए। पहली रिएक्शन में जो टर्म डिनोमिनेटर में है, सेकंड रेशियो में वो न्यूमरेटर में हो, फिर उनको मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर देना। बस एक नोन और एक अननोन बचेगा। और इस प्रॉब्लम को करने का एक और मेथड है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे Na को मैंने पहले Na2O में बदला, फिर Na2A से NaOH बनाया, पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, फिर वाटर से रिएक्ट कराया। बट रियलिटी में सोडियम तो यहाँ पे जो 50 ग्राम है, वही 50 ग्राम यहाँ पे होगा, सोडियम थोड़ी अलग अलग हो सकता है। जितना सोडियम यहाँ पे है उतना ही सोडियम यहाँ पे होगा, सोडियम 50 ग्राम ही होगा। मान लो NaOH x ग्राम है, तो यहाँ पे सोडियम के मोल्स कितने हैं बताओ, 50/23। तो यहाँ भी सोडियम के मोल्स उतने ही आने चाहिए, तो x/40 और मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ सोडियम 1। सॉल्व करके x निकाल लो। तो आप अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑन सोडियम। सोडियम के मोल्स बराबर कर दो, अकेले सोडियम और NaOH में सोडियम। चलो यहाँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिट हो गया, क्योंकि सोडियम की अमाउंट नोन है और NaOH निकालना है। ये जरूरी नहीं है कि ये फिट हो जाए हर एक जगह। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, सेकंड एग्जाम्पल। जैसे आपके पास है, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल से अमोनियम सल्फेट आपके पास है, इसमें ऐड कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिया लिबरेट हुई। अमोनिया लिबरेट हुई।
और इस अमोनिया को हमने हीट करके डिकम्पोज किया, बन गया N2 एंड H2। इस हाइड्रोजन को हमने ईथीन से रिएक्ट कराया, ईथीन से रिएक्ट कराया, बन गया ईथेन। ठीक, बन गया ईथेन। 3 रिएक्शन मैंने दे, 3 से भी ज्यादा दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तीनों दे, 3 से भी ज्यादा दे सकते हैं। अब आप बताओ मुझे, अब आप इस पूरी रिएक्शन सीक्वेंस में बताओ। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम आपके पास है, मान लिया इस पूरे सीक्वेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम है, तो बताएं आप ईथेन कितनी बनी होगी। ये कई रिएक्शन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही रिएक्शन हो, और भी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक रिएक्शन में मोल रेशियो लिखना, और जो पहली रिएक्शन के डिनोमिनेटर में हो, दूसरी रिएक्शन के वो न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो मोल रेशियो लिखो। तो ध्यान देना आगे कौन जा रहा है ये भी देखना। तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का रेशियो लिखेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में अमोनिया है। यहां से अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो लिखेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में हाइड्रोजन गया। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, सीधे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाई अमोनिया, ये सब मोल्स हैं। दूसरे में लिखेंगे अमोनिया बाई H2। तीसरे में लिखेंगे H2 बाई ईथेन। इन तीनों की मैं वैल्यू रख रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाई अमोनिया रेशियो, मोल का रेशियो कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर 1/2। ये कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 2। अमोनिया और हाइड्रोजन के मोल का रेशियो, कॉफिशिएंट का रेशियो, अमोनिया का कॉफिशिएंट 2, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 3 इनटू हाइड्रोजन और इथेन का रेशियो, हाइड्रोजन का 1, इथेन का भी 1, ये आ गया 1/3। बट अमोनिया से अमोनिया कैंसिल कर लो, H2 से H2 कैंसिल कर लो। आप देखोगे एक नोन बचेगा और एक अननोन बचेगा, बस 2 ही बचेंगे। चाहे ऐसे मैं 10 रिएक्शन क्यों ना लिख दूं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने आएंगे, 100 ग्राम अमाउंट है, तो मास बाई मोलर मास। तो मोलर मास होता है इसका 74, तो ये हो जाएगा 100/74। और ईथेन के मोल्स कितने होंगे, तो मास मान लो x ग्राम है और मोलर मास 30, तो x/100/74 डिवाइडेड बाई x/30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। सॉल्व करके x निकाल लो। ये 3 रिएक्शन सीक्वेंस में है। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको, मेथड समझ में आ गया कैसे करना है। ये तीनों रिएक्शन दी जाएंगी, 3 क्या 10 रिएक्शन दी जाए तो भी यही तरीका है करने का। ऐसे नहीं करना जैसे शायद आपने कभी किया हो 9th-10th में, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पहले अमोनिया की अमाउंट निकालो, फिर अमोनिया की अमाउंट यूज करके हाइड्रोजन की अमाउंट निकालो, फिर हाइड्रोजन की अमाउंट यूज करके ईथेन निकालो। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा।
ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो 2 लाइन में आएगा, चाहे मैं 10 रिएक्शन क्यों ना लिख दूं। रिएक्शन जितनी चाह दी जाए, आप सीधे रेशियो लिखते जाओ, मोल रेशियो, सब कैंसिल हो जाएंगे, एक नोन और एक अननोन बचेगा। ये क्लियर है सबको कैसे करना है? सीक्वेंशियल प्रॉब्लम, एक के बाद एक रिएक्शन दी जाए, यस और नो? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, इसमें क्या करते हैं कंपटीशन वाले, थोड़ा इसमें ट्विस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। इसमें इन सारी रिएक्शन में एक कंसेप्ट ऐड करते हैं। वो कंसेप्ट है, इनफैक्ट सेम ही है बट दो अलग अलग नाम देते हैं। कभी कभी तो इसको कहते हैं वो परसेंट ईल्ड, परसेंट ईल्ड वाला कंसेप्ट डालते हैं। कभी कभी वो डालते हैं परसेंट प्योरिटी, और कभी कभी डालते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये 3 कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं इन प्रॉब्लम्स में, जो अभी तक आपने की है ना, ये जो प्रॉब्लम आपने की, इसी प्रॉब्लम यही है, पर इसको लिमिटिंग रिएजेंट के साथ देंगे, या इसको आपको देंगे परसेंट यील्ड के साथ, या परसेंट प्योरिटी के साथ। इसमें एडिशनल पॉइंट या एडिशनल कंडीशन है ये समझ लें कि पिछली प्रॉब्लम की एडिशनल कंडीशन है ये। concept of percent yield, concept of percent purity, concept of limiting reagent। और कंपटीशंस में इन्हीं के साथ ही आती है प्रॉब्लम अक्सर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा परसेंट यील्ड कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे थोरोली विद एग्जांपल्स। अभी आप इतना प्रैक्टिस करें, जो मैंने आज पढ़ाया उतना आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। एक काम और करना है अब आपको, आप सारे बच्चों को